नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। इनफोकस में आपका स्वागत है। 21वीं सदी, दुनिया के देश नई ऊंचाइयां छू रहे हैं। अमेरिका अंतरिक्ष में स्पेस स्टेशन में फंसे एस्ट्रोनॉट्स को जमीन पर सुरक्षित ले आता है। चीन को वर्ल्ड्स फैक्ट्री यानी दुनिया की फैक्ट्री बुलाया जाता है। दुनिया का 35% मैन्युफैक्चरिंग चीन में हो रहा है। सरकारें और आवाम एक मॉडर्न नैरेटिव बनाने में जुटे हैं जिससे आम आदमी की ईज ऑफ लिविंग बेहतर हो सके। और हमारे देश में पुरानी सभ्यताओं का देश है, बहुत लंबा इतिहास है, इस पर गर्व ढेर सारा है, मगर जानकारी ठन ठन गोपाल। इसी ढेर सारे गर्व और जानकारी के अभाव के बीच मैदान पैदा होता है और उस मैदान में खेलते हैं नेता, सियासत और मतलब परस्त। और इनकी धमाचौकड़ी दो काम करती है। आम जन को असल मुद्दों से भटकाती है और लोकतंत्र में जनता को नहीं, नेताओं, पार्टियों और मुद्दों को ड्राइव करने वाले तत्वों को अहम बना देती है। एक ताज़ा बवाल मचा है। आज बात उसी बारे में। आप जिस्ट के साथ हैं, मैं हूं राहुल श्रीवास्तव। एक सांसद हैं राज्यसभा में, समाजवादी पार्टी के रामजी लाल सुमन। 70 साल पहले जन्मे, हाथरस में BA LLB हैं। इतिहास से दूर दूर का रिश्ता नहीं है। उन्होंने व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर घूमते टहलते अधकचरे इतिहास को महाज्ञान बनाया और महाज्ञान बनाकर राज्यसभा में गृह मंत्रालय के कामकाज पर हो रही डिबेट में हकीकत बनाकर पेश कर दिया। नतीजा, विरोध प्रदर्शन, तोड़फोड़, धमकी। सबसे पहले देखते हैं कि 21 मार्च पे रामजी लाल सुमन को, समाजवादी पार्टी के जो नेता हैं, उन्होंने राज्यसभा में क्या कहा। सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। सभापति महोदय, मैं जानना चाहूंगा कि बाबर को लाया कौन? बाबर को इब्राहिम लोदी को हराने के लिए राणा सांगा लाया था। तो मुसलमान तो बाबर की औलाद हैं और तुम गद्दार राणा सांगा की औलाद हो। जो भी चीजें आजादी की लड़ाई में रामजी लाल सुमन के बयान पर हल्ला कटा। बीजेपी और तमाम पार्टियों ने विरोध किया। उनके नेता अखिलेश यादव और उनकी सांसद पत्नी उनके बचाव में आए इनिशियली, और बीजेपी की कैफियत पर मैदान में उतर गए। उन्होंने रामजी लाल सुमन के बयान को हिस्टोरिकल फैक्ट बताया। शुरू में रामजी सुमन जी ने क्या कहा, क्योंकि इतिहास के पन्ने सब पलट रहे हैं। बीजेपी के सोचिए क्या इतिहास का पन्ना पलट रहे हैं। बीजेपी के लोग किस बात पे बहस कर रहे हैं? उनके बड़े बड़े नेता जिन्होंने संविधान की शपथ ली, वो किस बात की बहस छेड़ना चाहते हैं? औरंगजेब की बहस छेड़ना चाहते हैं। तो अगर रामजी सुमन जी ने भी इतिहास का कोई पन्ना पलट दिया, जिस पन्ने में अगर इस तरह की भाव लिखा होगा, 200 साल पहले, 100 साल पहले हम लोगों ने तो इतिहास लिखा नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार और प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है कि जिस तरह से हमला हुआ, सबसे पहले तो हम उसकी निंदा करते हैं। और जो ये तत्व थे, जो ये वायलेंट तत्व थे, जो उपद्रव कर रहे थे, इसको ये सरकार पकड़ के जेल में भेजे। सुमन जी ने जो बयान दिया था वो राजनैतिक था। समाजवादी पार्टी के ट्रेडिशनल वोट बैंक को एक इशारा था, लेकिन विरोध तेज हुआ। हालात आजकल यह है कि हिंदी हिंदुओं की भाषा बन गई है, यानी भगवा हो चली है। उर्दू मुस्लिम की भाषा है और हरी हो गई है। बाबर इस्लाम के और राणा सांगा क्षत्रियों के रोल मॉडल डिक्लेयर कर दिए गए हैं, जबकि देश का कोई भी नागरिक राणा सांगा को भारत की अखंडता के लिए लड़ने वाला योद्धा मानता है, चाहे पढ़ा हो स्कूल में उसके बारे में या नहीं। चूंकि करणी सेना जैसे संगठन विरोध में उतरे तो समाजवादी पार्टी में खतरे की घंटियां बज गईं। कुछ समय बाद अखिलेश यादव ने सुर और तेवर बदल दिए। उन्होंने सोशल मीडिया का सहारा लिया और उसके बाद उन्होंने कहा, हमारा उद्देश्य किसी ऐतिहासिक पुरुष का अपमान करना नहीं है। समाजवादी पार्टी राणा सांगा की राष्ट्रभक्ति पर सवाल नहीं कर रही। सांसद ने सिर्फ एक पक्षीय लिखे गए इतिहास का उदाहरण देने की कोशिश की है। हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज का अपमान करना नहीं है। अब अखिलेश यादव का जो बयान है नंबर 2, उसकी आखिरी लाइन सबसे अहम है। हमारा कोई भी प्रयास राजपूत समाज का अपमान करने का नहीं है। क्यों? क्योंकि विरोध करने वालों की जाति ने उनके स्वर बदल दिए हैं।
कारण यह है कि उत्तर प्रदेश, जहां समाजवादी पार्टी नंबर 1 या 2 की पार्टी रही है सन 1989 से, वहां मंदिर, मंडल, शमशान, कब्रिस्तान के चलते पॉलिटिकल पोलराइजेशन के होते हुए भी अगड़ी जातियां जो हैं बीजेपी के साथ रही हों, इसके बावजूद राजपूत वोटर्स का एक बड़ा धड़ा समाजवादी पार्टी को वोट देता आया है। इसकी नींव रखी थी मुलायम सिंह यादव ने। राजा भैया जैसे नेता जब मुख्यमंत्री मायावती के निशाने पे थे तो मुलायम सिंह यादव ने उनका साथ दिया। इसीलिए आज भी ऐसे नेता राणा सांगा को महान योद्धा तो कह रहे हैं, मगर समाजवादी पार्टी के खिलाफ नहीं उतर रहे हैं। देखिए राजा भैया क्या बोले। सांगा की वीरता के, उनके बलिदान की गाथा सुनते आए हैं और इसमें कोई दो राय नहीं है कि वो अप्रतिम वीर भारत के थे। उन्होंने देश के लिए, धर्म के लिए, संस्कृति के लिए लंबी लड़ाइयाँ लड़ी, तो उनका अपमान ये बहुत ही कष्टकर है और बर्दाश्त के काबिल नहीं है। सर क्या लगता है धीरे धीरे समाजवादी पार्टी हिंदुत्व का विरोध करते करते हम किसी पार्टी का कोई नाम नहीं ले रहे हैं। अब इस यू टर्न का कारण सिंपल है। सुमन के बयान का असर वो ही हुआ जो आमतौर पर होता है। करणी सेना नाम के संगठन ने विरोध शुरू किया। सुमन के आगरा स्थित घर पर हमला हुआ, तोड़फोड़ हुई, पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। अब हरियाणा के नूह में जो वारदातों में गोरक्षा बजरंग फोर्स के जो अध्यक्ष हैं बिट्टू बजरंगी, उनका नाम आया था। उन्होंने तो ऐलान कर दिया कि जो भी रामजी लाल को सबक सिखाएगा उसे उचित इनाम गोरक्षा बजरंग फोर्स की तरफ से दिया जाएगा। मैं सभी हिंदू भाइयों से अपील करता हूं, जो भी रामजी लाल की गलती उसको उचित इनाम दिया जाएगा। राणा सांगा पर सुमन के बयान पर हुआ बवाल लेटेस्ट मामला है। पिछले 1 महीने में हमारे देश में नैरेटिव को डोमिनेट किया मुगल बादशाह औरंगजेब ने। नागपुर शहर में दंगे हुए। आम क्या, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री जैसे खास लोगों ने कहा कि औरंगजेब की कब्र का महिमा मंडन नहीं करने दिया जाएगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये दुर्भाग्य की बात है कि औरंगजेब की कब्र का संरक्षण सरकार को करना पड़ रहा है। अब राज्यसभा सांसद रामजी लाल सुमन ने संसद में जो बयान दिया, विवादित बयान दिया, उसका आशय था कि राणा सांगा ने देशद्रोह किया, बाबर का साथ दिया। राणा सांगा ने ही उनसे इब्राहिम लोदी को हराने के लिए आमंत्रित किया था। भारतीय जनता पार्टी ने इस बयान का कड़ा विरोध किया और इसे हिंदू समुदाय का अपमान बताया। अब बहस शुरू हो गई कि क्या मेवाड़ के महान शासक राणा सांगा ने वास्तव में देश में मुगल शासन की शुरुआत करने वाले जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर, जो फरगाना घाटी जो कि आज उज़्बेकिस्तान में है, उसको भारत आमंत्रित किया था। क्या कहता है इतिहास, क्या कहते हैं इतिहासकार और अभिलेख, इसके लिए एक रिवाइंड करना होगा। बाबर ने देश में मुगल वंश की शुरुआत की, लोदी वंश को खत्म करके। 1517 का समय था। लोदी वंश के इब्राहिम लोदी दिल्ली की गद्दी पे बैठे थे। दिल्ली के आसपास में क्षेत्रीय छत्रप मजबूत थे, उनको ऑटोनॉमी थी। अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए और दिल्ली से देश चलाने के लिए इब्राहिम लोदी ने एक मुहिम शुरू करी। यही नहीं, अपना खजाना बढ़ाने के लिए उसने टैक्स जैसे जो रेवेन्यू कलेक्शन जैसे काम है उनको सेंट्रलाइज करने की कोशिश की, केंद्रीकरण किया। ये हम नहीं कह रहे साहब, ये एक किताब है द क्रोनोलॉजी ऑफ इंडिया फ्रॉम द अर्लीस्ट टाइम्स टू द बिगिनिंग्स ऑफ द 16th सेंचुरी। इस नाम की किताब है, क्रिश्चियन मेबल डफ ने लिखी है, इसको पढ़िएगा। किताब कहती है कि इब्राहिम लोदी ने अपनी ताकत बढ़ाने के लिए रसूखदार लोगों और अफगान सरदारों को हटाकर या मारकर अपने चमचों को बिठाना शुरू कर दिया। समकालीन लेखक नेमातल्ला के अनुसार लगभग 23 सर्वश्रेष्ठ सामंतों को विद्रोह करना पड़ा या संदेह के कारण उनको मार डाला गया। लेकिन इस मुहिम से तमाम दबदबे वाले लोग इब्राहिम लोदी के दुश्मन बन गए। इनमें शामिल थे पंजाब के राज्यपाल, उनके चाचा दौलत खान लोदी, और जौनपुर के शासक आलम खान लोदी, वो भी इब्राहिम लोदी के चाचा थे। 1519 में दिल्ली में इब्राहिम लोदी की कमजोरी होती थी कि स्थिति उनकी कमजोर हो रही थी क्योंकि सारे छत्रप उनसे बिगड़ रहे थे। इसके चलते राजा राणा सांगा के हौसले बुलंद हुए। एक सफल योद्धा और नीतिकार ने जान करके मौका लिया। याद रखिए, इब्राहिम लोदी को उस समय विदेशी घुसपैठिया माना जाता था
और सारे जो देश के उस समय राजवाड़े थे वो उनके खिलाफ थे। उसी साल राणा सांगा ने एक मजबूत फौज खड़ी की। एक युद्ध हुआ जिसे बैटल ऑफ गागरौन कहा जाता है। उस युद्ध में सांगा ने मालवा के ताकतवर शासक महमूद खिलजी द्वितीय को हराया, उसे कैद कर लिया और एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर अपने ही जागीरदार मेदिनी राय को ईस्ट मालवा इलाके के बड़े हिस्से का शासक बना दिया। आज का चंदेरी इलाका उस क्षेत्र की राजधानी बना। सांगा की हिम्मत और बढ़ते प्रभाव की चर्चा पहुंची दिल्ली के लोधी शासक के पास। मालवा पर उसकी नजर थी। चंदेरी के शासक ने पहले एक समय लोधी सुल्तान के प्रति निष्ठा की प्रतिज्ञा की थी, लेकिन राणा सांगा उसे ले उड़े थे। एक किताब है अ हिस्ट्री ऑफ मिडीवल इंडिया 1526 to 1748। लेखक है मशहूर इतिहासकार सतीश चंद्र, वो भी पढ़िएगा। लोधी सांगा से पहले शिकस्त खा चुका था। 1517 में दक्षिणी राजस्थान में हरौती की सीमा के पास घाटोली में राणा सांगा की सेना ने लोधी सेना को परास्त कर दिया। फिर 1518 में सांगा ने इब्राहिम लोधी को धौलपुर की लड़ाई में फिर मात दी। इतिहासकार बताते हैं लड़ाई में राणा सांगा को तलवार से कटने के कारण एक हाथ खोना पड़ा, पैर में तीर भी लगा, घाव हो गया, मगर उन्होंने लोधी के खिलाफ अपनी सेना का नेतृत्व जारी रखा और जीत हासिल करी। उधर 1508 में तैमूर शासक बाबर ने अपने चाचा उलुग बेग द्वितीय को उखाड़ फेंका था। ये वेस्टर्न फ्रंट पे हो रहा था। काबुल और गजनी पर कब्जा कर लिया था, लेकिन फरगना जहां उसका जन्म हुआ और समरकंद, वहां दोनों में उसे हार का सामना करना पड़ा। समरकंद में तीसरी बार हारने के बाद बाबर ने कहा कि ये हिंदुस्तान की तरफ देखा जाए, क्योंकि जो मिड एशिया है वहां पे काम नहीं चलेगा। अब इस बात का जिक्र है मार्क जेसन गिलबर्ट की लिखी हुई किताब साउथ एशिया इन वर्ल्ड हिस्ट्री में, इसको भी पढ़िएगा। बाबर की नज़र थी दक्षिण पूर्व में पंजाब की ओर। 1519 की बात है जब बाबर काबुल से उत्तर या पश्चिम जाने की जगह चिनाब नदी तक पहुंच गया। उसने मध्य एशिया का सपना छोड़ दिया था, ये क्लियर था। बाबर ने उत्तरी भारत में इस इलाके को अपने हिंदुस्तान की मुहिम जो है उसके गेटवे के तौर पर चुन लिया था। इधर दिल्ली में इब्राहिम लोधी की सल्तनत में उथल पुथल थी। पंजाब के गवर्नर जनरल जो थे उनके दौलत खान लोधी रिश्तेदार चाचा थे, वो मौके की तलाश में थे अपने भतीजे इब्राहिम लोधी के खिलाफ। इतिहासकार कहते हैं कि उस इलाके के इब्राहिम लोधी के अपनों ने बाबर को गुजारिश की कि आइए और इब्राहिम लोधी को उखाड़ फेंकिए। ये सब मैं कहां से बता रहा हूं? पानीपत जिला प्रशासन का वेबसाइट देख लीजिए, थोड़ी जहमत होगी। उसमें जिले का इतिहास है। वो बताता है कि महत्वाकांक्षी आलम खां दिल्ली से भाग गया। पंजाब का सूबेदार दौलत खां लोधी ऐसे व्यवहार करने लगा जैसे कोई स्वतंत्र शासक हो। उसका बेटा दिलावर खां जो राजदरबार में बंधक के रूप में था, भागने में सफल हो गया। दौलत खान ने दिलावर को बाबर के पास भेजकर उसे भारत पर आक्रमण करने के लिए प्रेरित किया। आलम खान भी बाबर से जा मिला। दिल्ली पर अधिकार दिलाने के बाद पंजाब बाबर को देने का वचन दे आए। इन परिस्थितियों में बाबर भारत की ओर बढ़ा। उसने पंजाब पर अधिकार कर इसे दौलत खान और आलम खान में बांट दिया। दिलावर खान को भी एक भाग मिला। अब इतिहासकार इस बात पर पूरी तरह असहमत हैं कि राणा सांगा ने बाबर को स्पष्ट रूप से आमंत्रित किया। अब जिक्र करते हैं बाबर के अपने संस्मरण बाबरनामा का। वहां पे भी काफी कुछ है। बाबरनामा, जिसे ताजुके बाबरी के नाम से जाना जाता था या जाना जाता है, मुगल बादशाह बाबर की आत्मकथा है, जिसे उन्होंने तुर्की में लिखा था। उसमें है कि बाबर को राणा सांगा की ओर से शुभकामनाएं और प्रस्ताव का उल्लेख है। एनिट सुजन बेवरिज जो हैं, उन्होंने बाबरनामा का तुर्की से इंग्लिश में अनुवाद किया, जो 1922 तक 4 पुस्तकों में प्रकाशित हुआ। अनुवाद कहता है कि सांगा ने बाबर को कहा था, यानी वो ट्रांसलेशन है, ये बाबर कह रहा है, ये किसी हिस्टोरियन ने नहीं कहा है, कि यदि सम्मानित बादशाह उस तरफ से दिल्ली के पास आएंगे तो मैं यहां से आगरा जाऊंगा, यानी
हमले की स्ट्रेटजी सजेस्ट करी थी राणा सांगा ने बाबर को। यह बाबरनामा कहता है, यह बाबर का वर्जन है। इस संस्मरण के अलावा कोई हिस्टोरिकल रिकॉर्ड नहीं है जो कहता हो कि राणा सांगा ने भारत आने का बाबर को न्योता दिया। सतीश चंद्र जैसे इतिहासकारों का मत है कि राणा सांगा ने औपचारिक आमंत्रण नहीं, लोदियों के साथ बाबर के संघर्ष का लाभ उठाने की उम्मीद की थी। ये सतीश चंद्र जैसे इलस्ट्रस हिस्टोरियन कह रहे हैं। और भी इतिहासकार और लेखक हैं जो इस बात को सिरे से खारिज करते हैं। जादूनाथ सरकार हैं, प्रोमिनेंट इंडियन हिस्टोरियन एंड ए स्पेशलिस्ट ऑन मुगल डायनेस्टी। याद करिए कि एक बायोग्राफी थी, जो डायरी थी औरंगजेब की, उसका ट्रांसलेशन भी जादूनाथ सरकार ने किया था। कहते हैं कि बाबर का आक्रमण इब्राहिम लोदी के विद्रोहियों के साथ गठबंधन से प्रेरित था। यानी इब्राहिम लोदी के खिलाफ जो खड़े थे उनसे अलायंस हुआ था, राणा सांगा से नहीं। राष्ट्रीय राजनीति में मेवाड़ का प्रभाव नामक पुस्तक के लेखक डॉक्टर मोहनलाल गुप्त लिखते हैं कि महाराजा ने जो निवेदन किया था बादशाह बाबर से, इब्राहिम लोदी से युद्ध करना चाहते हैं, इसलिए आपको संधि पत्र भेजा गया है। आगे वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं कि बाबर ने आगे लिखा कि मैं इधर से दिल्ली पर आक्रमण करूंगा, उधर से आगरा पर आप आक्रमण करें। गौरीशंकर हीराचंद ओझा एक और हिस्टोरिकल राइटर हैं, उनका तर्क है कि बाबर ही था जिसने राणा सांगा की मदद मांगी। द हिस्टोरियंस एंड सोर्सेज ऑफ द हिस्ट्री ऑफ राजस्थान और मेवाड़ एंड द मुगल एम्परर्स जैसी किताबें लिखने वाले GN शर्मा एंड हिस्ट्री ऑफ राजपूताना सीरीज लिखने वाले गौरीशंकर हीराचंद ओझा कहते हैं कि बाबर ने भारत पर आक्रमण करने का मन बहुत पहले बना लिया था। उनको किसी प्रॉम्प्टिंग या प्रोवोकेशन की जरूरत नहीं थी। उसके बाद 1524 में बाबर ने लाहौर की ओर कूच किया। लड़ाई में बाबर की सेनाओं ने लोदी सेना को कुचल दिया। 1525 के अंत तक बाबर ने दिसंबर में सिंधु को पार किया, सिंधु नदी को, और बड़े पैमाने पर आक्रमण शुरू कर दिया। हिस्टोरियन सतीश चंद्र लिखते हैं कि पानीपत की लड़ाई जो थी वो निर्णायक सिद्ध हुई। पहली लड़ाई जो थी वो निर्णायक सिद्ध हुई। इब्राहिम लोदी के पास बारूद की कमी थी। पानीपत की लड़ाई में बाबर की जीत ने भारत में मुगल शासन की शुरुआत करी। लेकिन हिस्टोरियन ये भी कहते हैं यहां शुरू होता है सबूत कि राणा सांगा क्या थे। पानीपत में जीत के बाद राणा सांगा को उम्मीद थी कि बाबर काबुल लौट जाएगा और उत्तरी भारत राजपूतों के नियंत्रण में आ जाएगा। बाबर ने जाने से इनकार कर दिया। तब राणा सांगा ने राजपूतों और अफगान सेनाओं, यानी जी हां, अफगान सेनाओं का एक विशाल गठबंधन बनाया। 1527 में खानवा की लड़ाई हुई, जो भारतीय इतिहास में एक निर्णायक टकराव था। अपने देश के सूरमाओं की दास्तानों पर महज गर्व मत करिए, पढ़िए। बाबर की सेना छोटी थी मगर तोपखाना बहुत बड़ा था। वो बहुत दूर हिंदुस्तान से लड़ता हुआ अलग वॉर स्ट्रैटेजी के साथ आया था। उसने राणा सांगा की सेनाओं को परास्त कर दिया। इसी हार ने भारत में मुगलों के प्रभुत्व को मजबूत किया। उस समय पे फूट के कारण राणा सांगा के साथ देने बहुत लोग नहीं आए थे। लेकिन यह इतिहास का हिस्सा है कि उस समय राणा सांगा ही थे जिन्होंने मुगलों को भारत में उनकी पहली हार दी थी। खानवा की जो लड़ाई हुई थी उसके पहले मुगलों का बयाना इलाके में एक सैन्य विरोध किया था राजपूतों ने। यह राजपूतों का गढ़ हुआ करता था। अब्दुल अजीज के नेतृत्व में बाबर की सेना ने बयाना किले पर कब्जा कर लिया, लेकिन सांगा ने जवाबी कार्रवाई की और मुगलों को भारत में उनकी पहली हार दी। मगर यह मुगलों के लिए टेम्परेरी सेटबैक था। सतीश चंद्र जैसे इतिहासकारों ने उल्लेख किया है कि खानवा उत्तर भारत की पहली लड़ाइयों में से एक थी जहां बारूद का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। लेकिन इतनी सारी इतिहास की किताबें और इतिहासकार एक ही इशारा कर रहे हैं कि दौलत खान लोदी और आलम खान लोदी ने बाबर को भारत पर आक्रमण करने के लिए ऑफिशियल औपचारिक आमंत्रण दिया। राणा सांगा की भूमिका की कोई पुष्टि नहीं है। इतिहास सिर्फ यह कहता है कि एक विदेशी आक्रांता के खिलाफ उन्होंने दूसरे विदेशी आक्रांता को इस्तेमाल करने की कोशिश की। ये एक डेरिवेटिव है, इन्फरेंस है बाबरनामा से जो निकलता है उससे। बाबर को लोदियों को कमजोर करने के लिए यह शायद किया गया था राणा सांगा के द्वारा। हाँ,
शायद उन्होंने बाबर की महत्वाकांक्षा और हिंदुस्तान के सोने की चिड़िया के रूप में विदेशियों का जो वैल्यूएशन था ना, उसको नहीं समझा। यानी पुष्टि एक ही है कि राणा सांगा महान योद्धा थे। उन्होंने दिल्ली पर कब्जा होने के बाद बाबर से लड़ाई की। अब हैरानी यह है कि रामजी लाल सुमन कौन सी किताब से इतिहास पढ़कर आए हैं। हमने उनसे बात करने की कोशिश की, जानने के लिए कि कौन सी किताब है भाई, हमें भी बता दीजिए। और हाँ, क्या किसी सांसद को इस तरह का इतिहास संसद के पटल पर पेश करना चाहिए, यह हमारा सवाल है। रामजी लाल सुमन जवाब देंगे या नहीं मालूम नहीं, मगर मेरा आप सब से एक सवाल है, क्या हमें ड्राइंग रूम, चाय की टपरी, सोशल मीडिया या व्हाट्सएप पर बांटे जा रहे कबाड़ को ज्ञान या हकीकत मानना चाहिए? क्या इस अशिक्षित नॉलेज को फैलाने वालों की बात पे भड़क कर लाठी पत्थर और दिमाग में दुश्मनी लेकर घर से निकलना चाहिए? ये अदना से नेता और छपरियां साहब, इनकी क्या बिसात। 600 साल बाहर से आकर लोगों ने हमारे मुल्क पर राज किया, मगर याद रखिए, एक शायर ने कहा है कि कुछ बात है कि हस्ती मिटती नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। आज के लिए इतना ही, बहुत बहुत शुक्रिया।